आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया टुडे सीसेरो एग्जिट पोल के फाइनल नतीजे इस वक्त हमारे सामने हैं। आइए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इंडिया टुडे सीसेरो के अनुमान के मुताबिक दिल्ली की नई विधानसभा की तस्वीर क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से सीटों का अनुमान है, फिर हम वोटों के अनुमान पर नजर डालेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि इंडिया टुडे सीसेरो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने वाली है। आम आदमी पार्टी को 42% वोट शेयर का अनुमान है, बीजेपी को 36% वोट शेयर का अनुमान है और कांग्रेस को केवल 15% वोट शेयर का अनुमान है। यानी कि आम आदमी पार्टी 2013 दिसंबर के चुनाव से 12.5% ज्यादा वोट पाएगी। एक चुनाव में इतना बड़ा वोट शेयर जंप शायद ही कभी हुआ होगा और दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की इस वक्त दिल्ली में लोकप्रियता का क्या हाल है। और साथ के साथ अगर हम सीट शेयर की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटों का अनुमान है। यानी कि इंडिया टुडे सीसेरो ये कह रहा है कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। किरण बेदी की पार्टी 19 से 27 सीटों के बीच सिमट कर रह गई और कांग्रेस को 3 से 5 सीटों का अनुमान दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि अब तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। आलोक जी, 2002 में जब से उन्होंने अपना चुनावी करियर शुरू किया, हर चुनाव में वो जीते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जम्मू कश्मीर में तो इतने स्टेक्स नहीं थे, बाकी राज्यों में हर जगह बीजेपी की जीत हुई। ये पहली चुनावी हार होगी अगर ये ऐसा होता है 10 तारीख को भी। लोग कहेंगे कि क्या मोदी की जो हवा थी वो थम गई है? बिल्कुल, और सबसे बड़ा संघर्ष मुझे लगता है, देखिए मोदी पर अभी पार्टी में उतना हमला नहीं होगा, लेकिन दो उनके जो बड़े सेनापति हैं अमित शाह और अरुण जेटली, उनके लिए लोग पार्टी में ही खलबली ज़्यादा मचेगी। क्योंकि देखिए उसकी जिम्मेदारी आप किसी पर भी डालेंगे तो पार्टी अध्यक्ष जो पूरा उसका दावा कर रहे थे उन पर आएगी। और जेटली जी चूंकि दिल्ली के ही बड़े प्रमुख नेता, किरण बेदी को लाने में अरुण जेटली का खास हाथ था, उनका हाथ। इसीलिए दृष्टि से मैंने कहा कि अभी मोदी जी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आत्मविश्वास उनका था वो इससे डगमगाएगा और पार्टी में एक प्रेशर बढ़ेगा। जो पार्टी के कई लोग ऐसे कहते थे कि भाई अमित शाह बड़े अहंकारी हो गए हैं, उनको कुछ नाराजगी वर्कर्स में थी। और राहुल जी, एक और बात मैं कहूँगा, खास करके जो आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट दिलाने में सफलता दे, वो थोड़ा सा पीछे हट गए इस चुनाव में। ये भी एक संकेत है, जबकि हम ये मानते थे कि नहीं आरएसएस नहीं, पर आरएसएस के कई सारे कार्यकर्ता और प्रचारक देश के बाहरी हिस्सों से भी आए, उन्होंने यहाँ पर बहुत कोशिश की। लेकिन आपकी ये बात सही है कि कुछ हद तक दिल्ली में जो प्रचारक थे उनमें एक नाराजगी थी। प्रचारक नहीं, मैं स्वयं सेवकों की कह रहा हूँ। प्रचारक तो उनका बड़ा पद है, जो उनके जिम्मेदार लोग हैं स्वयं सेवक। और मैं मानता हूँ कि वो, मैं 96 से फॉलो कर रहा हूँ, उनके स्वयं सेवक बड़ा वोट मैनेजमेंट का काम है, वोटर लिस्ट से काम है। और जैसे मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो उनका कहना था कि नहीं 8 महीने में वर्कर्स की पूछ कम हो गई, ध्यान नहीं दिया गया विदेशों पर। जवाब दीजिए इन सवालों का, क्योंकि इस दफा आप कर्नाटक से लेके तेलंगाना से लेके झारखंड से लेके उड़ीसा से आपने कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को बुलाया, यहाँ पे पोल बूथ मैनेजमेंट में लगाया। अगर दिल्ली में आपकी पूरी टीम जी जान लगाकर काम कर रही होती तो शायद इतने सारे लोगों को बाहर से लाने की जरूरत ना पड़ती, और जो बाहर से आता है उसको दिल्ली समझने में भी वक्त लग जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आलोक मेहता जी बात कर रहे हैं कि अमित शाह पर सवाल खड़ा होगा और साथ ही साथ अरुण जेटली पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि किरण बेदी को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था? देखिए, आलोक मेहता जी जिस पर भी चाहें सवाल खड़े कर सकते हैं, वे हमारे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। किंतु हर पार्टी अपना पूरा दम लगाती है। दिल्ली के कार्यकर्ता तो इसमें जुटे ही हुए थे पूरे के पूरे, किंतु बाहर से भी जब कार्यकर्ता आते हैं तो वो हर पार्टी के आते हैं। पहली चुनावों के अंदर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में तो ज़्यादातर जो टेबलों पे बैठने वाले लोग हैं वो भी बाहर से आते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिछले या इस चुनाव को। तो इसलिए मेरे को उसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती। हर चुनाव में हर पार्टी जितने उसके पास दमखम संगठन साधन होते हैं वो सब लगाती है। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई उसके अंदर कमी किसी तरह की छोड़ता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास भी जिस तरीके से अपने संगठन है और जिस तरीके के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी उनको लगाने की कोशिश की। पर ये कह देना कि दिल्ली के कार्यकर्ता नहीं जुटे, वो मैं समझता हूँ गलत होंगे। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की है। नहीं, लेकिन एक तबका, जी सर, लगता है कि आप कितनी भी अच्छी टीम ले आओ, लेकिन अगर वोटरों ने मन बना लिया है, वोट नहीं देना है, तो ये टीम बहुत काम नहीं करती। बूथ मैनेजमेंट की गलती नहीं है। बिल्कुल, अगर एक मान लीजिए अगर इसकी अगर हम तुलना क्रिकेट मैच से करें, बहुत अच्छी टीम है, मैदान में खेल रही है, अगर दर्शकों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है
तो बड़ा मुश्किल है। आप कितना भी अच्छा मैच खेलें, प्लेयर कितने भी अच्छे हों, दर्शक अगर देखने नहीं आएंगे उसको आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। उसी तरह से बीजेपी की बहुत अच्छी टीम थी, बीजेपी ने बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन अगर वोटरों ने मन बना लिया कि इस बार उन्हें बीजेपी को वोट नहीं देना है और आम आदमी पार्टी के साथ जाना है, तो शायद आप कितनी भी बड़ी टीम ले आओ। जैसे कि चुनाव से पहले, मई के चुनाव से पहले कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि अगर जवाहरलाल नेहरू भी दोबारा चुनाव लड़ जाए कांग्रेस की टिकट पे तो उनकी जीत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि इस दफा अमित शाह चाहे जो करते, लोगों ने मन बना लिया था कि केजरीवाल को जिताना है? मुझे लगता है पूरा चुनाव जो है वो केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने लगा था, जैसा कि लोकसभा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द घूमता था, और उसका बहुत बड़ा फायदा इसमें आपको लगता है विजय गोयल जी एक भूल प्रधानमंत्री से भी ये हुई कि बार बार उन्होंने सीधे केजरीवाल पे निशाना साधा, इससे केजरीवाल का कद बढ़ गया, प्रधानमंत्री को केजरीवाल के स्तर तक आना पड़ा और केजरीवाल का कद इससे बढ़ गया। क्या आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक गलती थी? नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से फील किया होगा उस तरीके से उन्होंने बात रखी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आज भी मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके के वायदे कर रही है और जिस तरीके के नारे दे रही है, उस नारों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। किंतु कल वो चुनाव जीतते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं उनके लिए, सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। सवाल उठाया तो मैं ये पूछता हूं आनंद कुमार जी से, क्योंकि एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि 15 लाख रुपए वापस लाना तो चुनावी जुमला था, केजरीवाल उसको लपक लिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनावी जुमला था तो वादा आपने किया, आपने भी चुनाव से पहले, अभी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं आनंद जी, लेकिन चुनाव से पहले आपने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री वाईफाई, इन सब चीजों की मांग की है। और अगर 6 महीने में ना हुआ तो सोच लीजिए विजय गोयल कहीं आपके दफ्तर के सामने धरने पे ना बैठ जाए। उनकी ऐसी प्लानिंग भी चल रही है। नहीं राहुल जी, कम से कम आप ऐसा मत कहिए कि हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई कहा। मैं क्यों ना कहूँ, आपका मैनिफेस्टो कह रहा है। आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आप तो कह रहे हैं कि जन्नत आप लाके दिल्ली वालों को मुफ्त में दे देंगे। आपको जो वोट पड़ा उसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। हम दिल्ली वालों को समस्याओं के दलदल से निकालने के लिए मोहल्ला सभाओं से शुरू करेंगे, और हमारे लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं और जो केंद्र की सरकार है सबसे मदद लेंगे। हमने जन्नत का नहीं कहा है, हमने तो कहा है बस जहन्नुम से निकाल लेंगे। जो जिंदगी नरक जैसी है उसको जीने लायक बनाएंगे, और इसी के लिए कुछ गरीबों के लिए पानी का, कुछ लोगों के लिए बिजली का दाम कम करने का, और ये सब ने कहा है, हमने ही नहीं कहा है। लेकिन अभी वापस आते हैं उस बात पर कि जुमलेबाजी करके चुनाव जीतना महंगा पड़ता है। जुमलेबाजी तो आपने भी खूब की है, ये मैं आपको बता दूं। यही वायदे जो लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने किए, उससे ज्यादा सपने आपने दिल्ली की जनता को दिखाए हैं। और अगर ये जनता के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हुए तो बहुत परेशानी होगी आपको। नहीं, बिल्कुल आपका कहना परेशानी नहीं होगी, ये उसके लिए धरना प्रदर्शन करके जनता को बताते रहेंगे उस पर। एक मिनट। अच्छा, विजय गोयल जी परेशान हो रहे हैं, बताइए। उन्हें लग रहा है कि वादे आप नहीं पूरे कर पाएंगे, परेशानी उनको होगी क्योंकि उनके दफ्तर के सामने आप धरने में बैठेंगे। नहीं राहुल जी, उस पर धरने का बड़ा केंद्र सरकार से जो पैसा आता है। राहुल जी, आपके यहाँ धरने में बैठेंगे, मेरे यहाँ तो बाद में बैठेंगे, पहले आपके यहाँ बैठेंगे जी। अरे हमारे यहाँ बैठने से नहीं होगा, वो मोदी जी के दफ्तर के बाहर बैठेंगे धरने पे, आप देख लीजिएगा। नहीं आनंद कुमार जी आप इतना तो मानेंगे। आनंद कुमार जी बोलिए। आलोक जी। आनंद कुमार जी, आप इतना तो मानेंगे कि जो भी वायदे किए गए उसमें केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी, और इतना बड़े पैमाने पर, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपया देना है, तो वो यदि केंद्र सरकार जब नहीं देगी तो सारा आप ये कहेंगे कि भाई केंद्र सरकार पानी के लिए पैसा नहीं दे रही है, बिजली के लिए नहीं दे रही है, हमें स्कूल के लिए नहीं दे रही है, तो फिर सारा ठीकरा आप फोड़ेंगे तो सही ना केंद्र सरकार पर। ये तो आप मानेंगे, चूंकि केंद्र सरकार पर काफी सरकार को लोग जी अभी तो देखिए नतीजा आया नहीं, हमारे आदमियों ने शपथ नहीं ली। आप इतना मत डरा दीजिए कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के भाग खड़े हो। नहीं, प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, उसकी आप चिंता ना कीजिए। लेकिन जो मुझे चिंता सता रही है वो ये कि दिल्ली में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल ना हो संजय जी, और चूंकि इतनी लड़ाई हुई इन दोनों पार्टियों की चुनाव से पहले, तालमेल बैठाना लगभग असंभव है। क्या आपको लगता है कि इस वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त होगी कि केजरीवाल और मोदी में पटेगी नहीं, दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, और ऐसे में हार होगी तो दिल्ली की जनता की? नहीं, मुझे लगता है जितना खींचतान, तनातनी चुनाव के पहले दिखाई पड़ी वो एक चुनावी रणनीति के तहत किया गया। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह की तनातनी मुझे नहीं लगता कि दिखाई पड़ेगी। अगर इस तरह की तनातनी लगता है मोदी और अमित शाह इनको मुबारकबाद देंगे? मुझे उम्मीद है कि उनको मुबारकबाद देंगे।
और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की छवि खराब होगी। और इस मामले में केजरीवाल मुझे लगता है बहुत चतुर है। अगर तनातनी के कारण दिल्ली के विकास में कुछ बाधा आती है तो उसी को मुद्दा बना करके धरने पर बैठेंगे या नहीं ये मैं नहीं कहता, लेकिन उसको वो मुद्दा बनाने में सफल हो। लेकिन विजय गोयल जी, तमाम सर्वेक्षण ये बताते हैं कि इस वक्त दिल्ली के वोटर आर्थिक आधार पर बटे हुए हैं। पिछले चुनावों में हमने देखा कि क्षेत्रवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट पड़े हैं, कभी कभी जात के आधार पर वोट पड़े हैं। पहली दफ़ा है कि आर्थिक आधार पर वोट पड़ा है और दिल्ली में जो गरीब लोग हैं वो बहुत हद तक आम आदमी पार्टी के साथ हैं और दिल्ली में जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, संजय जी आप मानेंगे, वो ज़्यादा बीजेपी के साथ है। ऐसा कैसे हुआ कि जो चाय बेचने वाला है उसकी पार्टी आज अमीरों की पार्टी मानी जा रही है और जो IRS अफसर है जो कि ज़्यादा अमीर है उसकी पार्टी गरीबों की पार्टी मानी जा रही है? मैं समझता हूं ये मिथ्या है। मैं राहुल कंवल आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है क्यों बटा हुआ है? इसलिए वो बटा हुआ लगता है आपको क्योंकि इन्होंने जितने वायदे किए हैं वो लोक लुभावने वायदे निचले वर्ग को दिखाए हैं जाके जिनको वो ये नहीं कन्विंस कर सकेंगे कल कि इनमें से क्या पूरा करेंगे और क्या पूरा नहीं करेंगे। तो आप मानते हैं कि दिल्ली में समाज बटा हुआ है? विजय जी, आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली में समाज आर्थिक आधार पर बटा हुआ है? आप ये मान रहे हैं? कम से कम मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं जी। आपने उनको आपने उसको बांटा हुआ है, मैंने नहीं कहा। मैं नहीं कह रहा, तो तमाम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी भारी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, झुग्गी हैं, वहां के वोटर बड़ी तादाद में 50% से ज्यादा वोटर उन इलाकों के कहते हैं कि वो केजरीवाल को वोट देंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है विजय गोयल जी कि गरीबों की इस वक्त आस्था केजरीवाल में ज्यादा क्यों है, एक चाय बेचने वाले में क्यों नहीं? नहीं, आप एक बात नहीं समझ रहे हैं। पहली बात तो गांव में मैं समझता हूं कि पिछली बार भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इस बार भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बार जो बात आप हाइपोथेटिकल कर रहे हैं उसके अंदर ये समझिए उनके जितने वायदे हैं वो निचले वर्ग के लिए उन्होंने ज्यादा किए हैं जाके जी। उनको वो पूरा कैसे करते हैं, कल को अगर परिणाम उनके पक्ष में आते हैं नहीं आते हैं वो बात एक अलग बात है। तो इसीलिए सब कुछ है, इसीलिए आपको लगता है कि भाई उन्होंने लोगों को कोशिश की है अपना इस तरह से करने की। जैसे मसलन देखिए 49 दिन के अंदर कहते हैं हमने बिजली के बिल आधे कर दिए जी। उन्होंने सब्सिडी दे दी ना, सब्सिडी देने को आधा करना नहीं कहते। इधर SC ST का जो फंड है उसको उठा देने ये को बहुत अहम सवाल है। आनंद कुमार जी, आपको इसका जवाब देना होगा कि अगर 50% बिजली मुफ्त में मिलेगी, अगर पानी मुफ्त में मिलेगा, वाईफाई मुफ्त में मिलेगा, तो ये पैसा आएगा कहां से? मनमोहन सिंह ने सवाल पूछा था कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं, तो क्या केजरीवाल पेड़ से तोड़ के पैसे लाएंगे? नहीं, अब मनमोहन सिंह के सवाल का जवाब तो मनमोहन सिंह जाने, लेकिन हमने ये बताया था कि हमने टैक्स में वसूली व्यापारियों को गले लगा करके बढ़ाई और उसमें जो हमारी आमदनी बढ़ी उसका एक छोटा हिस्सा हमने गरीबों की मदद के लिए, उनके घर बिजली पानी पहुंचाने के लिए किया। यही बात श्री अरुण जेटली ने जो अभी राज्यपाल शासन में बजट बनाया हमारे लिए, दिल्ली के लिए, उसमें वही काम उन्होंने भी किया। यही बात विजय गोयल जी की पार्टी ने भी कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस बार वो LED बल्ब से लेकर के और कई तरीकों से 200 और 400 यूनिट की खपत वाले वर्गों के लिए बिजली का दाम कम करेंगे। बंबई से लेकर के ये राहुल आपके प्रश्न का जवाब कंपनियों की लूट सर, के आप खिलाफ जलेबी ना बनाइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप मनमोहन सिंह के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको पैसा मिलेगा कहां से? जो आप सबको मुफ्त में बांटना चाहते हैं, इसका पैसा आएगा कहां से? आपको लग रहा है मोदी जी आपको अपनी तिजोरी खोल के पैसा देंगे? यही बहस तो 2 महीने लगातार चली और हमने लगातार कागज दिया। अब ये सुनते नहीं है तो अब हम क्या करें? मंद बुद्धि विद्यालय में फिर से हमें पढ़ाना पड़ेगा और अभी हमको 2 दिन का समय दीजिए। 10 के बाद ये सारा विस्तार से हम आपके सामने लाएंगे। हम गैर जिम्मेदार नहीं है। अगर गैर सर, आप जिम्मेदारी जवाब ही नहीं दे रहे मेरे सवाल का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये पैसा आएगा कहां से? मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े अध्यापक हैं, लेकिन इस छोटे से शिष्य को भी समझा दीजिए कि पैसा आएगा कहां से? चांद से लाएंगे, तारों से लाएंगे, पेड़ों से लाएंगे, पैसा आएगा कहां से? जी नहीं, बिल्कुल वो हम भ्रष्टाचार 15 लाख CCTV कैमरे लूट रोक करके और अपने विजय जी वो भी आएगी। बराक ओबामा के लिए आप ला सकते हैं तो अपनी बहन के लिए हम भी लेकर के आएंगे। 15 लाख। विजय गोयल जी के लिए एक बात जोड़ना नहीं, कुछ हद तक मुझे चिंता ये हो रही है आलोक जी की जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम काला धन ले आएंगे और सबकी जेब में 15 लाख रुपए ले आएंगे, तो कई लोग कहते हैं हम तो सुबह उठ के देखते हैं कि कुछ आया कि नहीं आया, 15 रुपए तक नहीं आए। तो ऐसे में क्या यही होगा कि इन्होंने कह तो दिया मुफ्त में ये मिलेगा, मुफ्त में वो मिलेगा, 2-3 महीने दे भी दिया, फिर कहेंगे हमारी तिजोरी खाली है, मोदी हमें पैसा दे नहीं रहे। हम तो देना चाहते हैं लेकिन हम दे कहां से, हमारे पैसे नहीं है।
देखिए, इसका एक और लाभ मिलेगा, शायद आनंद जी सहमत हों, चूँकि इसके बाद बिहार की चूँकि तैयारी आज से शुरू हो गई है, तो दिल्ली में जो कन्फ्रंटेशन होगा, और मेरा ख्याल है कि शायद केजरीवाल जी पहले बनारस भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो अब अपना विस्तार करने के लिए जितना वो मोदी जी की सरकार के साथ टकराव मोल लेंगे, उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल सके। वो एक कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी जी का नारा है, उसको मुक्त करने में केजरीवाल जी एक सहायक के रूप में उनको नहीं, आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता गवर्नेंस चाहती है सर। उसका हमें क्या मतलब है कि उन्होंने क्या वादा किया, बिहार में क्या होगा, यूपी में क्या होगा? दिल्ली की जनता सुअर की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, इनका समाधान चाहती है। केजरीवाल क्यों राजनीति करे? वो चाहेंगे कि जो वादे हुए वो पूरे हों। नहीं, केजरीवाल जी, मेरा जैसा मानना है, पिछली बार भी वो चले गए थे, अब इस बार जाएंगे नहीं मुख्यमंत्री रहते हुए। देखिए, मायावती जी की महत्वाकांक्षा हो गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे बने। ममता जी आज भी उम्मीदवार, आपको लग रहा है एक बार फिर से इनको पीएम बनने के सपने दिखने लगेंगे केजरीवाल? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना, मतलब मैं, हो सकता है कि न हो, लेकिन वो पीएम बनने का न भी हो, लेकिन उन राज्यों में अपना प्रभाव, देखिए पीएम तो तब बनेगा। क्या बिहार में चुनाव लड़ेगी आनंद कुमार जी, आम आदमी पार्टी, या आपने सबक सीख लिया है? 400 कैंडिडेट खड़े किए थे, कितनों की जमानत जब्त हुई बताऊं आपको मैं? नहीं, बिहार से बहुत सारे लोग आए हैं सहायता के लिए। नहीं, आप क्यों बताएंगे? मैं ही बताता हूं कि हमारे 432 में से 400 की जमानत जब्त हुई थी। ये कोई बात नहीं है। आलोक जी का अनुमान हमारे लिए खतरे की घंटी है। जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाएंगे। ये देश में मनमानी और नादिरशाही के लिए कोई मौका नहीं है, एडवेंचर के लिए मौका नहीं है। गुड गवर्नेंस हियर एंड नाउ। ये एक नया चेहरा है दिल्ली संजय में जी। शासन अच्छा अगर करेंगे। मैंने ये वायदा कर रहे पिछले हैं। साल पूछा होता दिसंबर में ये सवाल, तो प्रशांत भूषण ने हमें इंटरव्यू दिया, कहा लोकसभा में 400 सीटें आएंगी हमारी, सीधी बात उन्होंने कहा था। अब कह रहे हैं कि जितनी चद्दर है उतनी ही टांग फैलाएंगे। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने कुछ सबक जरूर लिया इस बात से। जब लोकसभा का चुनाव, उन्हें बड़े विस्तृत पैमाने पर चुनाव लड़ा, और हम सबको पता है कि ज़्यादातर सीटों में उनकी जमानत जब्त हो गई। इस बार वो इन सब चीज़ों से सबक लेंगे। केजरीवाल दिल्ली में अपना ध्यान लगाएंगे, दिल्ली के गवर्नेंस पे ध्यान देंगे, दिल्ली के जनता को पहले आपकी उम्मीद है? ऐसी हमारी उम्मीद है या विश्वास? और मुझे लगता है ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी जनता भी उम्मीद करती है, अगर उनकी सरकार जब 10 तारीख के बाद बनती है तो। ये जो बड़ी अच्छी बात विजय गोयल जी कही आम आदमी पार्टी ने कि जितनी चद्दर है उतनी ही टांग फैलाएंगे, आपको लगता है कि यही उनका व्यवहार रहेगा, या एक बार शपथ ग्रहण हो जाए तो एक बार फिर से केजरीवाल की आंख की ट्यूबलाइट जलेगी और कहेंगे कि अरे दिल्ली में मोदी को हरा दिया, अब बिहार में भी हराएंगे? ये समय बताएगा। दूसरी पार्टी के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन आप कम से कम विजय गोयल जी इतना जरूर मानेंगे कि दिल्ली में हार के बाद एक तो बीजेपी का जो विजय रथ है वो थमा है, और दूसरा जो आपकी विरोधी पार्टियां थी जो पस्त पड़ी थी, जिन्हें लग रहा था कि मोदी अपराजयी हो गए, जिन्हें हराना लगभग असंभव सा हो गया है, उनमें एक नई ऊर्जा आएगी। उन्हें लगेगा कि अगर केजरीवाल बगैर किसी तंत्र के इतनी बड़ी हार मोदी को दे सकता है तो हम क्यों नहीं? आपको लगता है एक एनर्जी आएगी आपकी विरोधियों में? राहुल, परिणाम आने दो। जिस समय हम उत्तर प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन हार गए थे, तो तुरंत मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था सब जादू खत्म हो गया, सब संगठन शुरू हो गया, अमित शाह की हार हो गई, ये हो गया। किंतु आपने देखा उसके बाद लगातार हम चुनाव जीते थे। इसीलिए आप अभी परिणाम आने दो, उसके बाद जरा खुल के चर्चा करेंगे। आप हमें भी क्योंकि बुलाइएगा। ये बात साफ होनी चाहिए। हम आप भी कह रहे हैं अच्छी कि तरह से परिणाम बात आने करेंगे। दीजिए, लेकिन मैं पूरे आधार पर यह कह सकता हूं कि बिहार में जो नीतीश कुमार का फैसला है वो बहुत हद तक ओपिनियन पोल्स के बाद जो तस्वीर बनी, जिसमें दिखाया गया कि केजरीवाल जीत रहे और बीजेपी हार रही, उस पर बहुत हद तक आधारित था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वो मौका है जब मोदी का, अमित शाह का ध्यान बटा हुआ है, वो केजरीवाल से निपट रहे। ऐसे में उलटफेर करना, मांझी को हराना आसान रहेगा। अगर वो इंतजार करते तो फिर ये करना मुश्किल होता, क्योंकि बीजेपी भी रणनीति बना के तैयार खड़ी थी कि कुछ जेडीयू के एमएलएस को तोड़ देंगे और अपनी सरकार बाहर से मांझी की सरकार में मदद करेंगे। राहुल, बिल्कुल आपकी बात सही है, चूंकि देखिए खाली नीतीश कुमार हमेशा मोदी से उनका टकराव कब से रहा है, तो वो भी सही समय पर हमला, और अभी बिहार में अपना किला बचाने के लिए वो इसी रणनीति को अपनाए हैं। ममता जी का आप देखिए ना, एक दिन पहले बयान आया, ममता बनर्जी ने कहा आप पार्टी का समर्थन उन्होंने घोषित कर दिया, चूंकि बंगाल में ममता ही ने नहीं कहा, प्रकाश करात ने भी कहा, सीपीआई ने भी कहा, सीपीआई-एमएल ने भी कहा। तो इसका फायदा जो अभी आपने सवाल उठाया था उठाएंगे, लेकिन एक सबक क्या लेंगे, अभी विजय जी अपने साथ है इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। जो क्षेत्रीय क्षत्रपों को कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे डाउन किया, दिल्ली में विजय गोयल जी का नाम आया था पहले मुख्यमंत्री पद के लिए, बहुत सारे उनके चाहने वाले थे, उनके पिताजी के समय से लोग जो उनको चाहते थे, उनको पीछे हटाया गया। फिर कभी हर्षवर्धन जी को लाया गया, फिर मुखर्जी जी का नाम बीच में आया, और उन सबको एक तरह से डाउन कर दिया गया है। क्या इस इलेक्शन में यदि ये सर्वेक्षण सही निकलते हैं और परिणाम ऐसा आता है,
तो विजय जी, क्या उम्मीद की जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समीक्षा करेगी कि दिल्ली के नेता को उभरने दिया जाए, या उनको कुचल करके ऊपर से ही पैराट्रूपर लाए जाए, या खाली मोदी जी ही दिल्ली के नेता के रूप में आए गुजरात छोड़ करके? क्या उम्मीद की जाएगी कि कुछ आप लोगों की हिम्मत बढ़ेगी? पार्टी समय समय पर जीत की भी समीक्षा करती है और हार की भी समीक्षा करती है, तो मैं समझता हूँ समीक्षा विजय गोयल जी का एक ही जवाब है आज, 10 तारीख तक इंतजार कीजिए। 10 तारीख को इन सब सवालों के वो जवाब देंगे। लेकिन आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपका भी। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को नियंत्रण में रखना ये मीडिया की जिम्मेदारी है। इस बयान से मैं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी केजरीवाल की खुद की है। क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से उन पर विश्वास किया है तो ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं, लेकिन एक अच्छी सरकार चलाने के लिए, और इसका दारोमदार पूरे का पूरा अरविंद केजरीवाल पर है और ना किसी और।